तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, अपन ने जो पहले रेलवे एग्जाम्स 2024-25 स्पेशल साइंस की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जो बीच में डिसकंटिन्यू हो गई थी, जिसमें 11 वीडियो हो गए थे। अभी यहाँ पर इसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। रेलवे एग्जाम्स एएलपी के लगभग अभी 1 महीने के भीतर स्टार्ट होने वाला है 25 नवंबर से। उससे पहले आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। जैसे क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है वो तो लगभग कंप्लीट हो ही रही है। अभी 3 टॉपिक रह जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इससे पहले प्रीवियस आपने एक ग्रुप डी का 2022 में एग्जाम देखा होगा, रेलवे के एग्जाम्स देखे होंगे। कंसेप्ट आधारित जो सवाल पूछे गए थे ना, वो एनसीईआरटी की जो एक एडवांस पुस्तक होती है जिसमें केवल सवाल रहते हैं, उनसे डायरेक्टली पूछ लिए गए थे। तो अपन देखने वाले हैं एनसीईआरटी की एक तो आपकी टेक्स्ट बुक प्लस एग्जाम्पलर वाली जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक ही वीडियो में कवर करते हैं। शुरुआत में अपने जो भी सवाल रहते हैं उसमें एनसीईआरटी के फैक्ट साथ साथ में अपन इंक्लूड करते हुए चलते हैं, ताकि सवाल के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और बाकी जो कुछ फैक्ट रह जाते हैं एनसीईआरटी पुस्तक में रहते हैं लेकिन इन सवालों में नहीं रहते हैं, उनको लास्ट में अपन यहाँ कवर करते हैं, जो एग्जाम स्पेशल होते हैं, जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं। फिलहाल ये जो वीडियो नंबर अपना 12 रहने वाला है, इसमें विज्ञान का एक सीक्रेट टॉपिक, एक चैप्टर जहाँ से कैंडिडेट पढ़ते नहीं है लेकिन एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। कहने का मतलब ये आपका चैप्टर रहने वाला है प्राकृतिक संपदा का, नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्लास 9th का एनसीईआरटी विज्ञान में अध्याय 14 है, प्राकृतिक संपदा। इसमें आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के 30 क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यू हैं और लघु उत्तरीय 16 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। लास्ट में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के फैक्ट इंक्लूड रहेंगे। इस सीरीज से अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, इससे पहले जितने भी वीडियो आए हैं उनकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, वो आप ज़रूर देखना। बहुत ही ज़्यादा आपको वहाँ से फ़ायदा होगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंटेंट यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त आपको क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करें? जो कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक पास प्रो से नहीं जुड़े हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाते हैं, आज ही ज्वाइन कर लेना। टीटीजी के कूपन कोड से अभी मैंने चेक किया तो मैक्सिमम 14% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। इसके लिए आपका अफोर्डेबल जो रहेगा ना, वो 2 वर्ष वाला रहेगा। 1 वर्ष वाला वैसे ही 601 में, और 2 वर्ष वाला आप अंतर देखेंगे तो बहुत कम है। यानी कहने का मतलब 1 वर्ष का यहाँ पर 350 के एवरेज से पड़ जाएगा। 2 साल में आपकी CBT 1 CBT 2 जितने भी फेजेज है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ग्रुप डी हो जाएगी, तो सभी में काम आएगा। इसमें रेलवे नहीं, एसएससी के हो गए, आपके स्टेट जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके हो गए, सारे एग्जाम्स के पेपर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सहित मिलेंगे। चैप्टर वाइज है, सेक्शनल, फुल मॉक, सब कुछ यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड जो टेस्ट रहते हैं उसी टाइप को डिजाइन किया गया है, इंटरफेस वगैरह। जिनको पता नहीं कैसे टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके स्मार्ट तरीके से उसको फायदा उठाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट या फिर डेमो वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप देख लेना। और मैक्सिमम 14% का डिस्काउंट यहाँ से आपको टीटीजे के कूपन कोड से मिल जाएगा। अपन करते हैं शुरुआत। पहला सवाल, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कुछ इस टाइप से आपकी पुस्तक रहती है एग्जाम्पलर वाले सीरीज में। तो ये सभी सवाल देखते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल जिन विकिरणों द्वारा गर्म होता है वह मुख्यतः है। पृथ्वी का वायुमंडल, अभी यहाँ पर साथ साथ आप देख सकते हो, लास्ट में कमेंट सेक्शन बताना इन 30 में से जो इस चैप्टर के 30 क्वेश्चन हैं, पहले उत्तर नहीं बताऊंगा तो एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बताना लास्ट में कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पा रहे हो। अब इसे नोट डाउन कीजिएगा। पहला सवाल, पृथ्वी का वायुमंडल, पोज कर लेना बीच में, मैं डायरेक्टली उत्तर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा री रेडिएटेड बाई लैंड एंड वाटर। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म क्यों होता है? जैसे सूर्य का प्रकाश है वो डायरेक्टली किसको हिट करता है? एक तो आपके अर्थ सरफेस को हिट करता है, दूसरा पानी है तो वहाँ पर पानी को हिट करेगा। तो ये कुछ मात्रा एब्जॉर्ब करते हैं, भूमि हो गई, जल हो गई, सूर्य का प्रकाश अवशोषित करेंगे। अब अवशोषित कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे उस प्रकाश को वापस वायुमंडल में वो छोड़ेंगे। अब जैसे ही प्रकाश वापस जाएगा अपने वायुमंडल में, पर्यावरण में, तो वो आपका गर्म हो जाएगा वायुमंडल। तो ये दोनों के द्वारा, ऐसा नहीं केवल पृथ्वी ही एब्जॉर्ब करती है, भूमि ही नहीं करती है, जल भी करता है, तो इनके द्वारा पुनः विकृत होता है, री रेडिएटेड होता है। विकल्प डी करेक्ट है। इसका आपको व्याख्या यहाँ पर जो मैंने अभी बताई है वो नीचे दी गई है। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में पुनः विकृत हो जाता है, जिसके कारण गर्मी का प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला सवाल नंबर 2, यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापक्रम, अब वायुमंडल ही नहीं होता तो तापक्रम क्या होता? यहाँ पर आप देखेंगे तो विकल्प सी, इंक्रीज ड्यूरिंग द डे, डिक्रीज ड्यूरिंग द नाइट। दिन के समय तो बढ़ता, रात के समय घट जाता। ये सेम चीज़ कहाँ पर देखने को मिलती है? मून पर देखने को मिलती है। चंद्रमा पर कोई भी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल में क्या होता है? गैसों का आवरण होता है, बहुत सारी गैसेज रहती हैं, जैसे
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह है, इनका प्रतिशत ज़्यादा होता है। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह के पास रहती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी की जो अर्थ की सरफेस है ना, वहीं पर रहेगी ज़्यादातर। ये सूर्य की गर्मी को क्या करती है, अवशोषित करके बरकरार रखती है। तो सूर्य की गर्मी है, अवशोषित करना है, वायुमंडल गर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये जो वायुमंडल में गैसेज हैं ये एब्जॉर्ब कर रही है हीट को, उसे अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है तथा पृथ्वी पर मध्यम जलवायु बनाए रखने में सहायक रहती है। ये पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को सूर्य के हानिकारक विकिरणों हैं उनसे भी बचाती हैं। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट सुना होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या गुण है, सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ज़्यादा सूर्य का प्रकाश यहाँ पर अवशोषित हो जाएगा तो गर्मी तो बढ़ेगी ना। और जहाँ पर वायुमंडल नहीं है तो इस प्रकार की कोई गैसेज नहीं रहेगी, तो तापमान दिन को कैसे बढ़ेगा। अब रात को क्यों घटता है, रात को सूर्य तो थोड़ा ही होता है, तो गर्मी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो तापमान घट जाता है। अब जब वायुमंडल नहीं होगा तो डायरेक्ट जो सूर्य की किरणें आएगी, बीच में उनको कोई भी नहीं रोकेगा, सीधी ही पृथ्वी की सतह पर आ जाएगी और पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि वायुमंडल नहीं है, बीच में उनको रोक नहीं रहा, प्रकाश है वो फैल नहीं रहा है, पूरा का पूरा पृथ्वी की सतह पर भी आ जा रहा है, नहीं तो बीच में रुक जाता है वायुमंडल में, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। अब रात के समय क्या होगा, वायुमंडल नहीं है, अब पृथ्वी के पास कोई वायुमंडल नहीं है तो सूर्य का प्रकाश अवशोषित नहीं है। यदि अवशोषित होता तो धीरे धीरे वो पुनः विकृत करता, छोड़ता, तो इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं रहती। अब रात को सूर्य नहीं है, वायुमंडल भी नहीं रहे हैं, तो सूर्य का प्रकाश अवशोषित नहीं हुआ है क्योंकि वायुमंडल नहीं है, सो यहाँ पर ठंडक बढ़ जाएगी। अगला सवाल, यदि पर्यावरण में उपस्थित सभी ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा। ऑक्सीजन होती है द्विपरमाणु O2 होती है, ठीक है। ओजोन होते हैं तीन ओ परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन परमाणु होते हैं O3 फॉर्मेट में त्रिपरमाणु का। तो यदि पर्यावरण में उपस्थित सभी ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाए, ये O2 O3 में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा। आपको बता दूं, पृथ्वी की सतह पर ओजोन है वो स्थिर नहीं रहती है। जब स्थिर नहीं रहेगी तो ये रिएक्शन स्टार्ट करेगी और बहुत ज़्यादा विषाक्त हो जाती है। ये विषाक्त हो जाएगी और जीवों को क्या कर देगी, नष्ट करेगी। ओजोन है ना, वो एक जहरीली गैस है। ये कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में। और ये क्या काम करती है, हानिकारक जो सूर्य से आती है ना विकिरण, यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको हमारे स्किन पर आने से बचा देती है, पहले ही एब्जॉर्ब कर देती है। एक लेयर रहती है ओजोन की, ठीक है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक विषैली गैस है। यदि पर्यावरण में सभी ऑक्सीजन को ओजोन में आप कन्वर्ट कर देंगे तो ये अत्यधिक विषाक्त वातावरण बनाएगा जो जीवित जीवों के लिए घातक सिद्ध होगा। देखिए, आप सीरियसली रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो टीसीएस पैटर्न पर, तो 2023 में जो एसएससी का पूरे एग्जाम्स हैं वो टीसीएस ने लिए थे। 2024 में एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी रही है टीसीएस, लेकिन बाद के कुछ एग्जाम्स हैं क्वेश्चन पेपर टीसीएस ने सेट नहीं किया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2023 के सारे सेट आप देख लेंगे ना। तो इसकी यहाँ पर हमने एक ई बुक है वो लॉन्च कर दी है हमारी वेबसाइट toptrendinggk.in। तो इस ई बुक में आपको क्या मिलेगा, 5400 टीसीएस 2023 के सारे सवाल 2023 के आप ये एग्जाम देख पा रहे हो। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, फेज 11, एसएसजीडी, एसएसजी, एसएससी स्टेनो, ये 23 में इतने एग्जाम्स हुए थे, 9 एग्जाम्स। इनकी 5400 यहाँ पर विशेष ज़्यादातर सवाल वन लाइनर फॉर्मेट में, जैसे कला संस्कृति के 852 क्वेश्चन, जनगणना के 140 टोटल क्वेश्चन है, पुस्तक लेखक के 205 लेटेस्ट क्वेश्चन है, साइंस के 629 क्वेश्चन है, पुरानी योजनाओं के 163 है, राजनीति के 750 है। इस प्रकार यहाँ पर अपन ने सब्जेक्ट वाइज इनको तैयार किया है। इस टाइप से रहने वाली हैं। जो भी आपको देखना, जैसे कला संस्कृति 3 से 28 पर स्टार्ट हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे सवाल आपको आ जाएंगे, किस एग्जाम्स में कितने कला संस्कृति के सवाल हैं, इस टाइप से रहेंगे। ये बड़ी है पीडीएफ, 900 पेजेस की है, लगभग 15 MB के आसपास फाइल है। ई बुक फॉर्मेट में है, इसको आप पढ़िएगा, प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं। और जल्द ही 2-3 दिन में 2024 के जितने भी अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं उसका भी एक बुक लॉन्च कर देंगे, ई बुक। फिलहाल इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो पीडीएफ को। सवाल है कि निम्न कारकों में से कौन सा एक कारक प्रकृति में मृदा बनावट में पहल नहीं करता है। मृदा, मिट्टी को बनाने में, सॉइल को बनाने में कौन सा यहाँ पर कारक है वो इंक्लूड नहीं है। सूर्य के प्रकाश, जल, पवन, पॉलीथीन के थैले। पॉलीथीन के थैले जैव निम्नीकरणीय नहीं है, मृदा बिल्कुल नहीं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश से चट्टानों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो दरार पड़ जाती है, उस दरार में फिर पानी वगैरह आ जाने से या फिर हवा के एरोजन से, हवा बहुत ज़्यादा चलती है ना, पवन, तो वो भी जो अपनी चट्टान रहती हैं उनमें से जो कण रहते हैं छोटे छोटे उनको बाहर कर देती है। जल भी इसी प्रकार से काम करता है। तो ये सारे कारक हैं,
इन सभी कारकों को आप कहेंगे अजैविक घटक है। जैविक घटक में मृदा बनाने में 2 कारक काम में आते हैं, आगे सवाल भी आएगा। एक आपका लाइकेन है जो चट्टानों पर उग जाता है, एक है लाइकेन के बाद वहाँ पर मॉस हो जाता है। ये 2 आपके जैविक कारक इंपॉर्टेंट है, आगे सवाल आएगा। पॉलीथीन के थैले हैं, ये पहल नहीं करता है, विकल्प डी करेक्ट है। तो आप देख सकते हो मिट्टी बनाने वाले अजैविक कारक में सूरज, पानी, हवा, और जैविक कारक में लाइकेन, मॉस और पेड़। अगला सवाल बिल्कुल इजी सवाल है, आप करेक्ट करेंगे इसको। वायुमंडल में मिलने वाली ऑक्सीजन के 2 रूप कौन से हैं? ऑक्सीजन 2 रूप में रहती है। एक तो आपकी ऑक्सीजन के फॉर्मेट में रहती है O2, एक रहती है ओजोन के फॉर्मेट में O3। ठीक है, तो यहाँ पर O2 O3 विकल्प सी करेक्ट है। जब ओजोन की बात आई है तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, बुक में ओजोन का दे रखा है कि ओजोन परत ऑक्सीजन के रूप में, ये तत्वीय ऑक्सीजन सामान्यतः द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है, और ओजोन त्रिपरमाणु O3 के रूप में वायुमंडल के ऊपरी भाग में मिलता है। समताप मंडल में अधिकांश ओजोन का भाग लगभग 90% समताप मंडल में ही रहता है। और समताप मंडल यहाँ से आप पृथ्वी से देखेंगे सतह से तो 10 से 15 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है और लगभग ऊपर 10-15 से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अब ओजोन की विषाक्तता, ओजोन एक जहरीली गैस है, O2 जहरीली नहीं है, ओजोन विषैली गैस है और इसलिए पृथ्वी की सतह के करीब बिल्कुल स्थिर नहीं है। हानिकारक विकिरण से ओजोन अपनी सुरक्षा करते हैं, एक परत के रूप में, लेयर के रूप में सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचने देती है। आजकल ओजोन की परत का ह्रास हो रहा है, क्षरण हो रहा है। कारण क्या है? अपन विशेषकर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, यहाँ से सवाल आता है ओजोन की परत को क्षय क्यों हो रहा है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्षय हो रहा है, जो रेफ्रिजरेटर AC वगैरह से निकलती है ये गैसेज। CFC की विशेषताएं हैं, CFC स्थिर होते हैं और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होती है और सीधी वायुमंडल में लंबे समय तक बनी रहती है। ओजोन के साथ रिएक्शंस करके इस लेयर को ये तोड़ देती है, ओजोन के अणुओं को वो तोड़ देती हैं, जिसके ओजोन की परत की कमी होती है। आपको ओजोन छिद्र देखने को मिलता है ध्रुवों पर, विशेषकर अंटार्कटिका के ऊपर एक महत्वपूर्ण ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र का मतलब ओजोन का हॉल नहीं है, ध्यान रखना, आगे सवाल आएगा तभी क्लियर करता हूं मैं। फिलहाल ये सवाल देखो, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में नहीं होती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया, आगे एक और सवाल आएगा इससे जुड़ा हुआ, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का तत्व रूप। ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीजन का उच्च स्तर नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया में बाधा डालता है, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का मतलब नाइट्रोजन का यौगिक बनना, और यहाँ पर ये एक एंजाइम होता है नाइट्रोजनेज, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक्टिव नहीं रहता है, निष्क्रिय हो जाता है। सो अब नाइट्रोजन अपने यौगिक में कन्वर्ट नहीं हो पाता, कंपाउंड नहीं बन पाता है। अगला सवाल देखते हैं, वर्षा प्रतिमान किस पर निर्भर करता है? जो वर्षा होती है वो किस पर डिपेंड करती है? भूमिगत जल स्तर, भूमिगत जल स्तर, किसी क्षेत्र में जलाशयों की संख्या, किसी क्षेत्र की मानव समष्टि का घनत्व प्रतिमान, किसी क्षेत्र का प्रमुख मौसम। ये देखिए एनसीईआरटी में इसका आंसर दे रखा है किसी क्षेत्र में जलाशयों की संख्या, लेकिन इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है किसी क्षेत्र का प्रमुख मौसम है, जलवायु है, मौसम है, तापमान है। ये डिपेंड करता है ज़्यादातर कि वहाँ पर वर्षात होगी कि नहीं होगी। किसी क्षेत्र में जलाशय है तो ज़रूरी नहीं कि उसी क्षेत्र में वर्षात हो जाए। फिर देखा जाता है उस क्षेत्र में पहाड़ कहाँ है, बड़े बड़े पहाड़ों से टकरा कर बादल वहाँ पर बारिश हो जाती है। तो क्षेत्र में जलाशयों की संख्या से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मौसम लगता है, लेकिन बुक में ये दे रखा विकल्प बी करेक्ट। इसकी वजह है कि जलाशयों से क्या होता है, वर्षा होने का कारण ही है कि जल का जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाना, यानी वाष्पीकरण हो जाना। वाष्पीकरण से जल वाष्प जैसे ही ऊपर जाती है तो ऊपर क्या होता है, वातावरण में गर्म नहीं है, ठंडा है। ठीक है, तो ठंडे वातावरण के कारण वो जल वाष्प के कारण है वो इकट्ठे होकर बूंद में कन्वर्ट हो जाते हैं और बूंद थोड़ी भारी होती है तो वापस पृथ्वी पर आ जाती है, तो ये बारिश का कारण बनता है। मौसम बड़ा प्रमुख कारक है, जो तापमान, आर्द्रता, जल आपकी बारिश में एक आर्द्रता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारक है। ठीक है, अगला सवाल है उर्वरक। उर्वरक होती है एक खाद होती है, उर्वरक होती है रासायनिक केमिकल और खाद होती है जैविक, जो गोबर वगैरह से। तो उर्वरक और पीड़कनाशी की अधिक मात्रा के उपयोग की सलाह नहीं दी जाती है। गलत कथन कौन सा है? उर्वरक और पीड़कनाशी से संबंधित गलत कथन, वे पारिहितैषी है। पारिहितैषी को आप कहेंगे इको फ्रेंडली, पर्यावरण के लिए अनुकूल है क्या उर्वरक और पीड़कनाशी? नहीं है अनुकूल, तो पहला ही स्टेटमेंट आपको यहाँ पर गलत लग रहा है। कुछ समय बाद खेत को बंजर कर देते, ज़्यादा आप उर्वरक काम में ले रहे हो तो ऐसा समय आएगा कि बिना उर्वरक के काम ही नहीं चलेगा, खेत बिल्कुल बंजर हो जाएगा। वे मृदा के लाभदायक अवयवों पर प्रतिकूल असर बिल्कुल डालते हैं, केमिकल है, वे मृदा की उर्वरता को नष्ट कर देते हैं, बंजर कर देते हैं। ये थोड़े करेक्ट वाले स्टेटमेंट हैं और आपको गलत पूछा है तो पारिहितैषी नहीं है उर्वरक और पीड़कनाशी।
सवाल है, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के अणु निम्नलिखित कारण नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वायु में जो नाइट्रोजन रहती है सबसे अधिक है, 78% नाइट्रोजन है। लेकिन पेड़ पौधे, नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने में काम आता है, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, पेड़ पौधों को ज़्यादा चाहिए। तो पेड़ पौधे क्या डायरेक्टली वायुमंडल से नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं? नहीं करते। डायरेक्टली नाइट्रोजन पेड़ पौधे नहीं खा सकते हैं, इस हेतु पहले नाइट्रोजन का यौगिक बनाना पड़ेगा। तो यौगिक बनाने के लिए उसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? ये कन्वर्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। नाइट्रोजन के अणु किसके कारण होते हैं परिवर्तित? तो यहाँ आप ऑप्शन देखेंगे, पहला ही विकल्प करेक्ट है, मृदा में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु की जैविक प्रक्रिया के दौरान। मृदा में नाइट्रोजन स्त्रीकारी यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट यौगिक में बदलने वाले काफ़ी जीवाणु, राइजोबियम वगैरह आपने नाम सुना होगा, जो ज़्यादातर फली वाले पौधे हैं उनमें पाए जाते हैं, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन का यौगिक बना देते हैं, जो पेड़ पौधे के लिए सीधा ही ग्रहण करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो N2 फॉर्मेट में है, पौधे सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करना जरूरी है, जिसमें नाइट्रेट्स या अमोनिया में उसको कन्वर्ट किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया के द्वारा, कुछ जीवाणु के द्वारा ये रिएक्शंस होती हैं। पौधे नाइट्रेट्स को जड़ों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, इसे एमिनो एसिड और प्रोटीन में फिर कन्वर्ट किया जाता है। ये नाइट्रोजन युक्त भोजन के रूप में खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है और फिर उसका नाइट्रोजन का अपघटन होकर वातावरण में पुनः आ जाता है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन का चक्कर यहाँ पर बताया गया है। अगला सवाल देखो, प्रकृति में चल रहे जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया सम्मिलित नहीं है? तो वाटर साइकिल का आपको पूछा है, जो नेचर में चलता है उसमें कौन सी प्रोसेस है वो इंक्लूड नहीं है, कौन सा स्टेप? जल चक्र, वाष्पन से जल है वो वायुमंडल में चला जाता है जिससे बादल बन जाते हैं, ठीक है। जल का भाप जलवाष्प में कन्वर्ट होना, वाष्पन। वाष्पोत्सर्जन, ये भी जल चक्र में आ जाएगा। वाष्पोत्सर्जन का मतलब पेड़ पौधे की पत्तियों से जल है, पत्तियों में रंध्र होते हैं, वहाँ से जल है वो निकल जाता है और पत्तियों से जल एक तरीके से वायुमंडल में चला जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे अवक्षेपण और फोटोसिंथेसिस। करेक्ट आंसर फोटोसिंथेसिस। जल चक्र में प्रकाश संश्लेषण की कोई भूमिका नहीं है। फोटोसिंथेसिस के जरिए पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसमें वो क्या उपयोग करते हैं? देखिए, इसमें आप एक विकल्प देख रहे हो अवक्षेपण, एक्चुअली ये प्रीसिपिटेशन है, इसका गलत यहाँ पर बुक में अनुवाद हुआ है, इसे वर्षण कहेंगे। ये आपका होना चाहिए यहाँ पर वर्षण, ठीक है। वर्षण का मतलब जानते हो, जल वाष्प वायुमंडल में गया, फिर वो ठंडा होगा, संघनित होगा, जल की बूंदें पास पास आएगी, संघनित होकर वर्षा में कन्वर्ट हो जाएगी, बड़ी भारी बूंद हो जाएगी तो वर्षा होगी ना उसकी। तो ये है प्रीसिपिटेशन यानी वर्षण हो जाएगा, न कि अवक्षेपण। तो ये इसका ही पार्ट है, वर्षण हो गया, वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पन है। फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधों की जड़ों से पानी आ जाता है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अतिरिक्त आपका क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो ये पार्ट नहीं है जल चक्र का, आप नीचे इमेज देखेंगे तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जल सबसे पहले जल वाष्प में कन्वर्ट होता है और वो जल वाष्प वर्षा के रूप में पुनः सतह पर आ जाती है। तो जो सतह पर जल था पुनः सतह पर आ गया, तो ये जल का चक्कर एक हो गया ना। ये सतही जल था, इसका वाष्पीकरण हुआ है, ये बादल है, और वाष्पीकरण में और पानी कहाँ से आया? और वाष्पोत्सर्जन, पेड़ पौधे की पत्तियों से भी पानी इन बादलों में आया है, फिर संघनित होगा और वापस पृथ्वी पर ये पानी आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, जल प्रदूषण शब्द की परिभाषा कई प्रकार से दी जा सकती है, निम्नलिखित में से किस कथन में उचित परिभाषा नहीं है? जल प्रदूषण की कौन सी एक उचित परिभाषा नहीं है? इनमें आप देखेंगे तो जलाशयों में अवांछित पदार्थों का मिलाया जाना। अब जलाशयों में जो पदार्थ नहीं चाहिए, ऐसे अवांछित पदार्थ तो जल को प्रदूषित करेंगे ना। जलाशयों से वांछनीय पदार्थ जिसकी आवश्यकता है जलाशय में वो हट जाएगा, तो वहाँ पर जल में भी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। जलाशय, तो ये भी एक प्रदूषण है। जलाशयों के दाब में परिवर्तन होना, जलाशयों के तापक्रम में परिवर्तन, बिल्कुल तापक्रम एक जल प्रदूषण का उदाहरण है। वांछनीय पदार्थ निकालना, अवांछनीय पदार्थ मिलाना, दाब में कन्वर्ट परिवर्तन होने से उसमें प्रदूषण नहीं होता। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। आपको पूछा उचित परिभाषा कौन सी नहीं है, सी वाली नहीं है। अब जब यहाँ पर जल प्रदूषण की बात आई है तो ये जो यूट्रोफिकेशन है ना, इसका मैंने एसएससी में लगभग एग्जाम एनालिसिस कराए हैं, 5 से 6 बार ये सवाल मैंने देखा है। यूट्रोफिकेशन क्या है, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम 2024 के 23 के। यूट्रोफिकेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय, जैसे झील है, नदी है, समुद्र है, वहाँ पर जल में पोषक तत्व बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस है। जल में पोषक तत्वों की समृद्धता यानी बहुत ज़्यादा
रिच हो गया पोषक तत्वों से, तो अत्यधिक वृद्धि हो गई, उसके कारण पानी की गुणवत्ता है, अब जल में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व है तो गुणवत्ता में तो गिरावट आएगी ना। तो गिरावट में कमी क्यों आ रही पानी की? क्योंकि वहाँ पर पोषक तत्व जल में ज़्यादा आ गए, विशेषकर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ये है यूट्रोफिकेशन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये भी आपके लिए इजी रहेगा। ग्रीन हाउस गैस में मेथेन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, अमोनिया ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, विकल्प डी करेक्ट है। ग्रीन हाउस प्रमुख गैसेज की अपन बात करें तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 6 प्रमुख गैसेज आती हैं ग्रीन हाउस गैसेज में। एग्जाम में सवाल आता कौन सी नहीं है, इनको याद रखना है। ये यदि पता है कि ये ग्रीन हाउस गैसेज है तो डायरेक्टली आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला एक और इंपॉर्टेंट सवाल, कार्बन चक्र के कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है? कार्बन साइकिल में कौन सा स्टेप नहीं होता है? तो यहाँ आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, जीवाश्म ईंधन को जलना। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन है पानी से संबंधित है, कार्बन चक्कर इसमें पानी में कहाँ आ गया कार्बन? वाष्पोत्सर्जन यानी पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी का उड़ जाना, वाष्प में कन्वर्ट हो जाना, जलवाष्प बन जाना उनकी। तो पानी है वायुमंडल में जा रहा है पेड़ पौधे की पत्तियों से, उसमें कार्बन नहीं आएगा, ये आपका पूछा सम्मिलित नहीं है। फोटोसिंथेसिस पहला ही स्टेप रहेगा एक तरीके से कार्बन चक्कर का। 3 प्रमुख स्टेप है ना, श्वसन, जीवाश्म ईंधन का जलना। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन में आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में रिएक्शंस करते हैं, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। यहाँ पर कार्बन इंक्लूड हो गया है, एक तरीके से सुगर्स कार्बोहाइड्रेट बन गया, C6H12O6 है, जल बन गया और O2। ध्यान रखना एक्चुअली काफ़ी बार क्या होता है, ये रिएक्शंस में 12H2 में से 6H2 माइनस करके यहाँ पर भी 6H2 होता है, उसके बाद ये वाला आपका नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो रियल रिएक्शंस है ना, ये वाली है एकदम करेक्ट रिएक्शंस। काफ़ी बार एग्जाम्स में यहाँ से सवाल आ जाता है। अब यहाँ पर कार्बन चक्कर की बात करें तो कार्बन चक्कर में कार्बन का वायुमंडल में किस प्रकार प्रवेश होता है? तो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और फिर उसको CO2 को एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। कार्बोहाइड्रेट है, पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट है, जो शाकाहारी जंतु हैं वो कार्बोहाइड्रेट यहाँ से ग्रहण करेंगे, जहाँ शाकाहारी और मांसाहारी जीव इसे ग्रहण करते हैं। और फिर अब शाकाहारी मांसाहारी जंतुओं ने ये कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर दिया, फिर श्वसन, अपघटन और दहन के माध्यम से CO2 वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर देता है। अपन श्वसन करेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन होगा आपके कार्बोहाइड्रेट का और वहाँ से CO2 बन जाएगी। एक तरीके से कार्बन पुनः आपके वायुमंडल में आ गया, आपने CO2 ग्रहण करी थी और यहाँ पर CO2 वापस छोड़ दी। और CO2 कैसे बन जाती है? दहन में क्या होता है, दहन में भी ऑक्सीजन से रिएक्शंस की जाती है ना, कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन, CO2 वहाँ पर भी बाहर हो गई। श्वसन के इस रिएक्शन से, इस इमेज से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि शुरुआत में जो ग्लूकोज है, जैसे श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज है 6 कार्बन के जो अणु हैं, C6 आपका H12O6 है, इनमें से अपनी कोशिका द्रव्य में ये रिएक्शन होती है। सबसे पहले ये पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, यानी 3 कार्बन के अणु रहते हैं और एनर्जी। ये पाइरूवेट 3 स्थिति बनती है। एक स्थिति है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो पाइरूवेट है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड में एनर्जी में वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपने ह्यूमन में ज़्यादा देखने को मिलता है। काफ़ी बार क्या होता है, अवायवीय शोषण हो जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाता है। जैसे यीस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट में शोषण, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो यीस्ट में क्या होता है, ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन की कमी है, जैसे मसल्स वगैरह में बहुत बार अपन ऐसा हार्डवर्क करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिर अपने ऐंठन होती है, मांसपेशियों में दर्द खिंचाव होता है। उसका कारण है कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण शोषण हुआ और वहाँ पर आपके बन गया लैक्टिक एसिड के कारण ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें 3 कार्बन के अणु और एनर्जी मिलती है। अगला सवाल देखो आप, ओजोन छिद्र का अर्थ है, ओजोन होल क्या है? क्या ओजोन होल ओजोन परत में एक बड़े आकार का छिद्र है, या फिर ओजोन परत में छिद्रे हुए छोटे छिद्र, छोटे छोटे होल है, या ओजोन परत में ओजोन का मोटा होना, या ओजोन परत का पतला होना? एक्चुअली कोई होल नहीं है, ओजोन परत वहाँ पर पतली हो गई है, तो ज़्यादा सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, हानिकारक यूवी रेज को। सो वहाँ पर आप कहेंगे इसको ओजोन होल नाम दिया गया। बाकी वहाँ पर एक्चुअली कोई होल नहीं है, ओजोन परत का पतला होना आप कहेंगे, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, विकल्प बी करेक्ट है। ओजोन क्षेत्र कुछ क्षेत्रों में, मुख्य रूप से जो ध्रुवीय क्षेत्र है ना, वहाँ पर ओजोन परत का महत्वपूर्ण पतलेपन को दर्शाता है और इसमें यूवी विकिरण को पृथ्वी की सतह तक पहुँचने से ये रोकती है। सवाल है, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है क्यों? ओजोन परत नष्ट क्यों हो रही है, पतली क्यों हो रही है? मोटर गाड़ियों का अत्यधिक उपयोग से, या फिर औद्योगिक इकाइयों का अत्यधिक निर्माण हो रहा है, मनुष्य निर्मित यौगिक जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन है,
वो यौगिक अत्यधिक उपयोग हो रहे हैं या अत्यधिक वनों की कटाई हो रही है। प्रमुख कारण तो यही है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आपने देखा है ना, इसके अत्यधिक उपयोग के कारण, ये स्थिर चीज़ है, इसका विघटन नहीं होता, ये पड़ी रहती है और वायुमंडल में चली जाती है तो नुकसान पहुंचा देती है। विकल्प सी इसका करेक्ट है। सवाल है, निम्नलिखित में से पर्यावरण की कौन सी समस्या हाल ही में उत्पन्न हुई है? पर्यावरण की समस्या, ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वैश्विक उष्णन, ये सभी जो प्रॉब्लम दिख रही है ना, ये बढ़ती जनसंख्या के कारण, पर्यावरण जो अपन प्रदूषण कर रहे हैं उसकी वजह से अभी जो उत्पन्न हुई है। ओजोन परत का ह्रास अभी आपने देखा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड है सूर्य से आने वाली प्रकाश को एक तरीके से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वहाँ पर प्रकाश ज़्यादा यदि अवशोषित हो रहा है तो गर्मी बढ़ेगी ना, गर्मी बढ़ रही है तो ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। और गर्मी बढ़ने को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये समस्याएं आ रही है, तीनों ही विकल्प यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला करेक्ट है। सवाल है, जब हम सांस लेते समय वायु अंदर लेते तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी अंदर जाती। बिल्कुल, ऑक्सीजन सभी गैसेज मिक्स होती है, ऐसे अलग फिल्टर करके तो अपन श्वास लेते नहीं, केवल ऑक्सीजन अंदर जाएगी। नाइट्रोजन अधिकतम है, मैक्सिमम 78% नाइट्रोजन है, वो तो अंदर जाएगी। तो इस नाइट्रोजन का क्या होता है? ये ऑक्सीजन के साथ कोशिका में भ्रमण करती है, ये सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर आ जाती है, ये केवल नासिका कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाती है। कोशिका में नाइट्रोजन का सांद्रण पहले ही इतना अधिक है कि यह अवशोषित नहीं हो पाती है। इसमें सही जवाब है ना, ये सांस अपन जब छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और जस्ट छोड़ देंगे सांस, अब ली और छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आएगी ये सांस। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंड उनके साथ नाइट्रोजन वापस आ जाएगी। विकल्प बी करेक्ट है यहाँ पर। नाइट्रोजन हमारे श्वास प्रक्रिया में एक निष्क्रिय रहती है, निष्क्रिय गैस है नाइट्रोजन एक तरीके से श्वास प्रक्रिया में। फेफड़ों में गैस विनिमय में ये भाग बिल्कुल नहीं रहती है, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकल जाती है। अगला सवाल आपको पूछा, टॉप सॉइल जो ऊपरी मृदा है, मृदा की सबसे ऊपर की जो लेयर है, ऊपर की मृदा है, निम्नलिखित में से उसमें क्या विद्यमान होता है? टॉप सॉइल में क्या होगा? देखिएगा, केवल ह्यूमस तथा सजीव होगा, ह्यूमस तथा मृदा कणिकाएं होगी, ह्यूमस सजीव पादप होगा, ह्यूमस सजीव और मृदा कणिकाएं होगी। तो टॉप सॉइल इसमें सब कुछ होगा, ह्यूमस भी होगी, सजीव भी और मृदा कणिकाएं, ये तीन चीज़ है, ह्यूमस, सजीव तथा मृदा कणिकाएं। अब आपको नहीं पता है कि ऊपरी मृदा या फिर ह्यूमस कहाँ है, तो एनसीईआरटी में दे रखा है। ह्यूमस की बात करें, मृदा का एक मिश्रण, मृदा एक मिक्स होता है जिसमें कण भी होते हैं मिट्टी के छोटे छोटे, उसके अतिरिक्त उसमें विभिन्न आकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं जिसमें सड़े गले जीवों के टुकड़े भी शामिल हैं। मृदा में सड़े गले जीव हैं जिनका विघटन हो चुका है बहुत पहले समय से, वो सड़े गले जीव हैं एक तरीके से मृदा में कन्वर्ट हो गए, उनके छोटे छोटे कण हैं, सड़े गले जीवों के टुकड़े हैं, उन्हें ह्यूमस एक तरीके से सड़े गले जीवों के टुकड़े हैं। ठीक है, जैसे आप ह्यूमस कहेंगे, जितनी ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा होगी मृदा में उतनी ही ज़्यादा वो मृदा उपजाऊ होगी। ऊपरी मृदा मृदा की सबसे ऊपर की परत है जिसमें मृदा के कणों के अतिरिक्त उसमें ह्यूमस और सजीव स्थिर होते हैं। ऊपरी मृदा की गुणवत्ता जो उस क्षेत्र की जैविक विविधता, उसमें जीव जंतु पेड़ पौधे कितने हैं, वैरायटी उसमें कितनी है, कितने प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे, जितनी ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी उसमें ऊपरी मृदा की क्वालिटी उतनी ही बेहतर रहेगी। मृदा की संरचना का मुख्य कारक है वो ह्यूमस है, ये मृदा को सरंध्र बनाता है। मृदा में सरंध्र हो जाएगा, मृदा में ज़्यादा होल होंगे एक तरीके से, तो मृदा में क्या आ पाएगा, ज़्यादा जल एब्जॉर्ब होगा, वायु भी, ऑक्सीजन भी ज़्यादा आएगी और जो भूमि के अंदर तक चली जाएगी। तो खनिज पोषक तत्व जो उस मृदा में पाए जाते हैं वो उन पत्थरों पर निर्भर करते हैं जिससे मृदा बनी है। जो भी मृदा में पोषक तत्व है, किस चट्टान से मृदा बनी है, उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं खनिज पोषक तत्व। अगला सवाल यहाँ पर, सही क्रम का चयन कीजिए। ये हिंदी वाले और इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हो, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो इसमें सही क्रम कौन सा है, ये आपको क्या लग रहा है? ये है कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र है। तो इसमें आप देखिएगा सही चक्र कौन सा, इस हेतु आपका आंसर तो बी करेक्ट है। मैं आपको कार्बन साइकिल यहाँ पर बता देता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ये इस टाइप से साइकिल चलता है। वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस में काम आती है, प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पेड़ पौधों में CO2 चली जाएगी, कार्बनिक यौगिक बना देगी पेड़ पौधों में, शुगर वगैरह या फिर कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनेगा पेड़ पौधों में। अब ये कार्बोहाइड्रेट कौन ग्रहण करेगा, शाकाहारी। कार्बनिक यौगिक जो जंतु हैं, कार्बनिक यौगिक है, ये जंतु द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। तो वायुमंडल में CO2 से ये कार्बनिक यौगिक पादप से कार्बनिक यौगिक जंतु में चली गई। अब कार्बनिक यौगिक जंतु से उन जंतुओं को फिर ये अकार्बोनिक कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोनेट में सल्की हो जाएगी। ये वाला साइकिल आपको ध्यान रखना है, ये जो पूछा है
केवल यही साइकिल नहीं रहता, इसके अतिरिक्त वायुमंडल में CO2 कहाँ उपयोग आती है? पानी में कार्बोनेट, CO2 रिएक्शन करने करके बन जाती है, फिर चूना पत्थर बन जाता है। या फिर जो पादप है, पेड़ पौधे, फिर कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर वापस वायुमंडल में कैसे CO2 चली जाती है? तो जीव जंतु क्या करते हैं? शोषण करते हैं। शोषण में O2 का उपयोग करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के साथ O2 की रिएक्शन होगी तो वहाँ पर CO2 देखने को मिलेगी, तो ये वापस वायुमंडल में चली गई। ये कार्बन साइकिल आप देखेंगे, आंसर बी आपका चक्कर करेक्ट है। तो बी में ये दे रखा है। यहाँ आप देखेंगे वायुमंडल में CO2, पादप में जैव कार्बन, जंतुओं में जैव कार्बन, पादप से जंतुओं में चली गई, और फिर यहाँ पर मृदा में अकार्बनिक कार्बन बन गई, जीव जंतु मर गए तो मृदा में चली गई। तो ये विकल्प बी करेक्ट। मृदा में खनिज का मुख्य स्रोत कौन सा है? मृदा में खनिज कहाँ से आए? पादप से, जंतु से, जीवाणु से, या जनक शैल जिनसे मृदा बनी है? तो पेरेंट रॉक जो चट्टान है, जिनके कटने से छोटे छोटे कण वो मृदा में कन्वर्ट हुए हैं, उन्हीं चट्टान की प्रॉपर्टी में यदि कुछ खनिज था तो वहां से ही खनिज आएगा। जनक शैल कौन सी है? जिनसे मृदा बनी है। चट्टानें खनिज का समृद्ध स्रोत है और चट्टानों के अवशेष से ही मृदा बनती है। पृथ्वी के कुल धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? कितना परसेंटेज भाग आपकी जल से ढका हुआ है? तो कुल धरातल का, पृथ्वी का टोटल धरातल है, उसमें 75% भाग जल से ढका हुआ है। अपनी पृथ्वी में क्या है? वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थल मंडल है। ठीक है, पृथ्वी की जो सरफेस है वो स्थल मंडल का हिस्सा है, इसके नीचे मेंटल है और ऊपर का क्रस्ट है, ये सभी स्थल मंडल में आ जाते हैं। वायुमंडल में जितनी भी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ऑर्गन आ गई, ये वाली। जलमंडल में अपना पानी पूरा जलमंडल में आ जाएगा। तो ये तीनों मिलकर अपनी पृथ्वी बनी है एक तरीके से राउंड शेप में। तो यहाँ पर आपको पूछा जल कितना है, कितना भाग जल से ढका हुआ है। जो भाग जल से ढका हुआ है ना, वो आपका 75% पृथ्वी पर जल है। इन 75% यानी मैक्सिमम पृथ्वी पर हिस्सा जल का है 3/4, लेकिन पीने योग्य जो जल है ना वो मात्र 3% ही है। 3% जो टोटल जितना भी जल पृथ्वी पर है ना, उनमें से पीने योग्य 3% है। बाकी 97% है वो एक खारा पानी है जो समुद्र में देखने को मिलता है। और पीने योग्य जल कहाँ पर है? शुद्ध जल आपको मिलेगा ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर देखने को मिलेगा शुद्ध जल। इसके अतिरिक्त अपने नदी तालाब है, वहाँ पर भी पानी है वो एक शुद्ध है। तो ये आपका नीचा फैक्ट बता देता हूँ, पृथ्वी पर मौजूद पानी का केवल 3% हिस्सा ही पीने योग्य है। अब इन 3% में लगभग 2.4% है ग्लेशियर और जो ध्रुव है वहाँ पर जमा है, और केवल 0.6% है नदी, झीलें और तालाब में है, जिसे अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पर पृथ्वी पर 97% हिस्सा सागर और महासागर में है, जो नमकीन है, पीने के काम नहीं आता। जैव मंडल के जैविक घटक का निर्माण किसके द्वारा नहीं होता है? जैव मंडल का जैविक घटक है ये वायु द्वारा नहीं बनता। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों ही आ जाएगा। वायु यहाँ पर करेक्ट है, डी विकल्प। कैसे उत्पादक आ जाएगा? जैव मंडल के जैविक घटक, जैविक घटक में आपके उत्पादक में आते हैं पेड़ पौधे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब उन पेड़ पौधों के भोजन का उपयोग करता है जानवर। जो उपभोक्ता है ये भी पेड़ पौधे के भोजन को काम मिलेगा, उपभोक्ता जानवर। जानवर भी एक जैविक घटक है। और फिर वो जानवर जो पेड़ पौधों का भोजन काम में लिया है, जानवर मर जाए तो उनके शरीर को अपघटक यानी कौन उसका निम्नीकरण करेगा? तो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह वो करते हैं। तो बैक्टीरिया भी ये जैविक घटक है। वायु गैर जैविक घटक है, जैविक नहीं। सवाल नंबर 23, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है वायुमंडल में, पहले 0.03% थी, अभी आप देख पा रहे हो 0.04% देखने को मिल रही है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से पर्यावरण में अधिक ऊष्मा को रोका जा सकता है। भाई गैस बढ़ रही है तो ऊष्मा को ज़्यादा रोकेगी ना, तो यहाँ पर ऊष्मा को ज़्यादा रोकेगी तो गर्मी बढ़ेगी, जिसे आप वैश्विक उष्णन बोलते हो, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी होगा। पौधों में फोटोसिंथेसिस की वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस काम में आती है? जड़ों से जल लेता है और वायुमंडल से CO2 गैस लेता है। अब CO2 बढ़ रही है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता ये नहीं है। मरुस्थलीय पादपों का क्या लेना देना CO2 से? मरुस्थलीय पादप तो वहाँ पर पानी की कमी से, यदि पानी की मात्रा बढ़ जाए तो मरुस्थलीय पादप बढ़ जाएंगी। तो CO2 से लेना देना नहीं है। विकल्प डी करेक्ट है। यहाँ पर कौन सी वृद्धि से नहीं होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से कौन सा ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा? विकल्प डी है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से पर्यावरण में अधिक ऊष्मा रोकी जाएगी, फोटोसिंथेसिस की वृद्धि होगी, वैश्विक उष्णन बढ़ेगा, मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता को नहीं बढ़ाएगा। अगला सवाल, ऑक्सीजन मुख्यतः किसके द्वारा वायुमंडल में वापस होती है? यानी ऑक्सीजन साइकिल आपको बताना है। वायुमंडल में वापस कैसे जाती है ऑक्सीजन?
जीवाश्म ईंधन के जलने से, जीवाश्म ईंधन जल रहा है तो ऑक्सीजन काम आ रही है, वायुमंडल में नहीं जाएगी, वायुमंडल में फिर CO2 चली जाएगी। श्वसन से, श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है, O2 काम में आती है, न कि वायुमंडल में जाती है। वायुमंडल में जाएगी फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शंस आप देखते हो, नीचे यहाँ पर रिएक्शंस आप देखी है। तो फोटोसिंथेसिस से वायुमंडल में कौन सी गैस निर्मुक्त हुई है, ऑक्सीजन हुई है, 6 CO2 12 H2O, और वहाँ से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस फ्री हुई है। ये फोटोसिंथेसिस से ही वायुमंडल में वापस जाती है, श्वसन वगैरह से वायुमंडल में प्रवेश करती है। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको साथ साथ बता दूं, जो कि पूछा गया ग्रुप डी 2018 में। जीवाश्म ईंधन के जलने से, जीवाश्म ईंधन का दहन हो रहा है, जीवाश्म ईंधन में क्या है, कार्बन है, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शंस हो रही है। जलने के दौरान निकलने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड ये किस प्रकृति के होते हैं, ऐसे पूछा था। तो जीवाश्म ईंधन के दहन से जो ये ऑक्साइड बनते हैं नाइट्रोजन सल्फर के, ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनकी वजह से ही, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से अम्लीय वर्षा भी होती है, ये भी सुना होगा, जिसके कारण ताजमहल की सुंदरता में कमी आ रही है। तो ग्रुप डी 2018 में सवाल पूछा गया। जब मौसम ठंडा होता है तो वहाँ पर दृश्यता कम क्यों हो जाती है, कम दृश्यता का कारण है, ठंडा मौसम हो गया तो वहाँ पर यदि आर्द्रता है, नमी है, उस केस में क्या होगा, जो भी जल वाष्प है वो छोटी छोटी बूंदों पर नीचे ही संघनित हो जाएगी और वहाँ पर दिखना बंद हो जाएगा, और उस जल वाष्प को संघनित करने में सहायता करेगा वहाँ पर निलंबित जो छोटे छोटे धूल वगैरह के कण है ना, उसको एक केंद्र बनाते हुए वो जल की बूंदें बना लेगा। तो एक तरीके से बिना दहन हुए कार्बन कण या अणु में निलंबित हाइड्रोकार्बन, जो दहन कार्बन का नहीं हुआ है, जो वायु में निलंबित कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, वो काम करेंगे फिर कम दर्शिताओं के लिए। ये चीज़ें, विकल्प बी करेक्ट है। बंजर शैल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद किसकी वृद्धि होती है, ये भाई वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बंजर शैल है, एक तरीके से चट्टान है, उस पर पहले लाइकेन की वृद्धि होती है, और ये एक लाइकेन इस प्रकार का सहजीवी है जो चट्टानों पर उग जाता है, और उसके बाद उस लाइकेन के बाद कौन वहाँ पर वृद्धि करता है, तो वहाँ पर करता है ब्रायोफाइट में मॉस करता है। कौन करता है, मॉस करता है, विकल्प ए करेक्ट है। यहाँ आप देखेंगे लाइकेन की बात करें तो एक सहजीवी पादप है, सहजीवी यानी कवक और शैवाल के बीच ये सहजीविता रहती है, कवक और शैवाल के बीच ये दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो ये आप सहजीवी कहेंगे, दोनों को फायदा होता है इसमें। जब मृदा की एक पतली परत बन जाती है, अब मृदा की पतली परत बन जाती है तो मॉस जैसे पौधे वहाँ विकसित होने लगते हैं। मॉस की जड़ें होती है, मृदा को और स्थिर करने में मदद करती है, ये भी मृदा निर्माण में योगदान करते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक मृदा बनती है। मॉस की वृद्धि लाइकेन के बाद होती है और इसे उत्तराधिकार की दूसरी अवस्था माना जाता है। मॉस लाइकेन के बाद ये दोनों ही चट्टानों पर उग जाते हैं। जलीय पर्यावरण में विशेष तापक्रम परिवर्तन प्रभावित कर सकता है। जलीय पर्यावरण में विशेष तापक्रम परिवर्तन, जल में तापमान परिवर्तन हुआ तो क्या बदलाव होगा, विकल्प यहाँ पर आप देखेंगे तो जंतुओं में प्रजनन है ये प्रभावित हो जाएगा, जनन प्रजनन है, ब्रीडिंग है, वो प्रभावित होगी, विकल्प ए करेक्ट है। तापमान परिवर्तन जंतुओं में प्रजनन चक्र, विकास दर है, प्रजनन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं, उनको प्रभावित करेगा। मृदा अपरदन, सॉइल एरोजन किसके द्वारा रोका जा सकता है, मृदा अपरदन की बात करें, बिल्कुल मृदा का कट जाना, मृदा की ऊपरी परत को हवा है उसने काट दिया, पानी ने काट दिया, तो उसको रोकेगा कौन, तो वहाँ पर वनों का यदि विकास कर दिया, पेड़ पौधे लगा दिए ना, तो पेड़ पौधों की जड़ इतनी मजबूत होती है, अपने आसपास की मिट्टी को रोके रखती है, वो कटेगी नहीं, हवा का सीधा इफेक्ट उन पेड़ पौधों पर आएगा, पानी का पेड़ पौधे पर आएगा, मिट्टी पर नहीं आएगा। वनों की कटाई करने से तो मृदा अपरदन बढ़ जाएगी, वहां पर कोई रोकने वाला नहीं है मिट्टी को। उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो वहां पर भी मिट्टी की एक तरीके से अपरदन बढ़ेगा। जंतुओं द्वारा अतिचारण है, जंतुओं ने अतिचारण कर लिया तो घास वगैरह सारा चर लिया, तो मिट्टी को हवा वगैरह से रोकेगा कौन, वहां से डायरेक्टली वो बह जाएगी। तो विकल्प यहाँ पर एक करेक्ट है, जितना हो सके वनों का विकास कीजिएगा ताकि मृदा अपरदन है वो रुक सके। वनस्पति रहित मृदा पर जब वर्षा होती तो क्या होता है, ये सवाल मैंने आज टेलीग्राम पर डाला। आप देखेंगे कि वनस्पति रहित मृदा पर जब वर्षा होती है तो क्या होगा, ये अभी एनसीईआरटी वाला सवाल एग्जाम्पलर का, इसमें 33% कैंडिडेट ने ये वाला आंसर दिया है जो गलत है। वर्षा का जल मृदा के भीतर भली भांति रिस जाएगा, कैसे रिसेगा, जब पेड़ पौधे ही नहीं है, डायरेक्ट हिट करेगा पृथ्वी पर वो जल की बूंदें, तो वो बह जाएगी, वहां पर उनको रोकेगा कौन जल को, वो साथ साथ आगे बह जाएगा, रिसेगा नहीं। तो इसका सही जवाब है वर्षा का जल मृदा सतह को हानि पहुंचाता है, बिल्कुल मृदा की सतह है उसमें अपरदन का काम करेगा, ऊपर वाली लेयर है, ऊपरी मृदा टॉप सोइल है, उनको हटाने का काम करेगा, इस प्रकार करेगा। यदि वहाँ पर
वनस्पति होती, घास वगैरह कुछ भी होता, तो सबसे पहले वर्षा की बूंद किस पे टकराती? उस घास पर, उस वनस्पति पर टकराती। डायरेक्टली मृदा पर थोड़ी टकराती। अब बहुत वर्षा की बूंद ऊपर से आ रही है इतनी ज़ोर से, और यहाँ पर मृदा पर डायरेक्टली टकराएगी, कितने ज़ोर से, कितने दाब से टकराएगी, तो मृदा को वहाँ से हटाएगी? नहीं हटाएगी। तो हटाएगी तो मृदा सतह को हानि पहुँचेगी ना, लेयर को, सतह को, सरफेस को हानि पहुँच रही है वहाँ पर, ठीक है? तो बिल्कुल पहुँचेगी। यहाँ पर यदि वनस्पति है तो उस वनस्पति से वो मृदा एक तरीके से जल की बूंद टकराएगी, उसके बाद धीरे-धीरे वो नीचे आएगी, मृदा पर आएगी, तो वो रीसे भी कहाँ है? मृदा पर। यदि वनस्पति से आ रही है धीरे-धीरे, तो मौका मिल रहा है, समय मिल रहा है, उस कारण वो एब्ज़ॉर्ब भी ज़्यादा होगी मिट्टी के द्वारा, यानी रीसेगी ज़्यादा। नहीं तो सीधी हिट करेगी और आगे बढ़ जाएगी ये मिट्टी को लेते हुए, रुकने का समय नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वर्षा का जल मृदा सतह को हानि पहुँचाता है एक तरीके से, विकल्प बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सवाल, ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके लिए हानिकारक है? ये सेम सवाल है, दूसरा या तीसरा सवाल था। तो ऑक्सीजन किसके लिए हानिकारक है? तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, उनके जीवाणु हैं वो यहाँ पर नहीं रह पाएंगे यदि ऑक्सीजन ज़्यादा हुई, तो विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा, इनके लिए हार्मफुल है। तो ये अभी आपने सारे 30 सवाल देखे हैं, ये एमसीक्यू के हैं, एग्जाम्पलर के। अब उसी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में लघुत्तरीय प्रश्न है वो देख लेते हैं, बिल्कुल 16 क्वेश्चन से, इससे आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल, ऊपरी मृदा की हानि को हम कैसे रोक सकते हैं? टॉप सॉइल की आपकी हानि हो रही, लॉस हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के 3 प्रमुख उपाय हैं। वनस्पति आवरण को बढ़ाना, ऊपरी मृदा है, मिट्टी की ऊपर की परत है वो हट रही है, यदि वहाँ पर वनस्पति लगा दिए तो नहीं हटेगी। पेड़ को गिरने नहीं देना है, पशुओं का अतिचारण नहीं होने देना, ज़्यादा पशुओं की चराई की तो वहाँ पर वनस्पति कम हो जाएगी, तो ये प्रमुख कारण है। अगला सवाल, यदि गर्मियों में आप झील के निकट जाए तो आप गर्मी से राहत महसूस करेंगे, क्यों? झील के निकट इसीलिए, तो आपको पता होगा, समुद्र किनारे जो घर होते हैं ना, उनकी खिड़कियां समुद्र की साइड होती है। क्यों होती है? वह ठंडी ठंडी ब्रिज आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है समुद्र से, तो दिन के समय वो हवा ठंडी आती है। इसका कारण है समुद्र समीर। समुद्र समीर यानी समुद्र से ठंडी हवा है वो किनारों की तरफ आ रही है। थल समीर यानी थल की जो सरफेस है अर्थ का, वहाँ से जो ठंडी हवा वो समुद्र की तरफ जा रही है। इसके पीछे का लॉजिक देखिएगा। समुद्र समीर का मतलब ये हुआ, ये दिन के समय देखने को मिलती है घटना समुद्र समीर। तो दिन के समय क्या होता है, सूर्य का तापमान, ये समुद्र है, ये आपकी पृथ्वी है पास में, तो समुद्र पर भी सूर्य की किरणें आएगी, पृथ्वी पर भी आएगी। ज़्यादा गर्म कौन होगा? ज़मीन होगी। दिन के समय ज़मीन तेज़ी से गर्म होती है। अब ज़मीन गर्म हो जाएगी तो ज़मीन के ऊपर की हवा है, हवा हमेशा गर्म होने के बाद ये हल्की हो जाती है। अब हल्की हवा हो जाएगी तो ऊपर चली जाएगी, उड़ जाएगी, फैलेगी, तो हल्की हवा वो फैलकर समुद्र की तरफ जाने जाती है, हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, और समुद्र में वाष्पीकरण के कारण पानी ठंडा होता है। समुद्र में पानी ठंडा क्यों होता है और पृथ्वी की सरफेस दिन में गर्म क्यों होती है? समुद्र के पानी से क्या होता है, वाष्पन होता है, वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पन में जल वाष्प एक तरीके से पानी गर्म होकर अपने साथ गर्मी को ऊपर ले जाता है, नीचे ठंडक छोड़ जाएगा, गर्मी ऊपर चली जाएगी तो पानी ठंडा रहेगा। तो वहाँ पर ठंडी हवा है। ठंडी हवा किसका स्थान लेगी? फिर जो गर्म होकर हवा ऊपर उठ चुकी है पृथ्वी से गर्म हवा ऊपर जा चुकी है, वहाँ पर अभी बिल्कुल कम दबाव का क्षेत्र है, तो ठंडी हवा बिल्कुल इसके इस साइड आएगी और गर्म हवा समुद्र की साइड चली जाएगी। तो ठंडी हवा समुद्र से फिर किनारों की तरफ आएगी, तो वही ठंडी हवा किनारों की साइड आएगी। तो किनारों पर जो पतंग उड़ा रहे हैं, झील के निकट हैं, उनको बिल्कुल ठंडक महसूस होगी कि नहीं होगी? या फिर घर जो उस किनारे खिड़की को समुद्र साइड है तो वहाँ से ठंडी हवा आएगी ना, इससे ही समुद्र समीर कहते हैं। यानी दिन के समय ये देखने को मिलती है, समुद्र से ठंडी हवा पृथ्वी की तरफ आती है, थल की तरफ आती है, वही समुद्र समीर है। रात को उल्टा होता है, जैसे आप थल समीर कहते हो, रात में ये सेम चीज़ रिवर्स हो जाती है। अब रात में वाष्पन नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो जल ऑलरेडी अपने अंदर सूर्य की किरणों को अवशोषित कर चुका है, यानी जल गर्म ज़्यादा हो चुका है। और रात को सूर्य है नहीं तो पृथ्वी क्या है, ठंडी है। अब जल यहाँ पर गर्म है। अब जल गर्म है तो इसके ऊपर की हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म हवा हल्की होकर उड़ने लगती है और यह गर्म हवा किस साइड आ जाएगी, पृथ्वी की साइड आ जाएगी। और यहाँ पर जो कम दबाव बनेगा तो पृथ्वी से ठंडी हवा इस साइड जल की साइड आएगी, जिसे आप थल समीर कहते हो। ये दो चीज़ है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके कारण ही झील के निकट जाए तो वहाँ पर गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि झील के किनारे तो ठंडी हवा आएगी दिन के समय। अगला सवाल है, नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है
कौन पत्थर पर उग सकता है और मृदा निर्माण में भी सहायता करता है? डायरेक्टली पत्थर पर यहाँ पर लाइकेन उगता है, लाइकेन के बाद सेकंड यहाँ पर मॉस उग जाता है, तो ये दोनों उग जाएंगे। सहजीवी संबंध आपको बता दिया है। मृदा का निर्माण जैव तथा अजैव दोनों प्रकार के कारक करते हैं। अजैव तथा जैव के रूप में वर्गीकृत करना है, ये आपको बताया हुआ है। जैविक कारक कौन से हैं? तो जैविक में आपके लाइकेन, मॉस और पेड़ हैं। अजैविक कारक हैं सूर्य, जल और हवा हो जाएगी। नेक्स्ट है सभी जीव मूल रूप से कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं। ये तत्व जीवों में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, व्याख्या कीजिए। इसके लिए साइकिल चलता है, चक्कर चलता है, जैसे कि कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन है। इन साइकिल्स के माध्यम से प्रवेश करते हैं, जो नीचे आपको बता देंगे। लास्ट में एनसीईआरटी फैक्ट में इनको बता दूंगा सभी चक्कर को। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का प्रतिशत वायुमंडल में सदैव एक जैसा क्यों नहीं है? सदैव एक जैसा क्यों रहता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन हमेशा का 21% रहता है, नाइट्रोजन कहीं पर भी जाओ 78% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% ही रहता है। ये हमेशा स्थिर क्यों रहता है? इसका प्रमुख कारण है चक्कर। जैव रासायनिक, भू रासायनिक चक्कर हैं। जैसे कार्बन कार्बन का एक चक्कर चलता है, जितना कार्बन प्रवेश किया है उतना ही वापस उत्सर्जित हो जाएगा। जैसे कि कार्बन प्रवेश कहाँ से करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 है वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट में। वही कार्बोहाइड्रेट आगे उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होगा, श्वसन होगा, श्वसन क्रिया में वापस CO2 छोड़ देंगे। तो जितनी CO2 ली है उतनी छोड़ दी है। तो इस साइकिल के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा फिक्स हो गई है, न घट रही न बढ़ रही है। इसी कारण, इस चक्कर के कारण ये सदैव फिक्स रहती है। चंद्रमा के तापक्रम में बहुत सर्द और बहुत गर्म तापमान की विविधताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए आप चंद्रमा पर जाएंगे तो यहाँ पर दिन के समय लगभग 110 डिग्री टेम्परेचर, रात के समय 190 डिग्री -190 डिग्री है। यानी बहुत ज़्यादा माइनस से बहुत ज़्यादा प्लस है। दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी है। हालांकि आपको पता होगा सूर्य से उसकी दूरी पृथ्वी के बराबर ही है। जितनी चंद्रमा दूर है सूर्य से उतनी पृथ्वी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा हो रहा है चंद्रमा? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण वो गर्मी को बनाए नहीं रखता है, गर्मी को ठहरे नहीं रहने देता है। रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, गर्मी वापस भेज देगा तो ठंडा हो जाएगा। उसके अतिरिक्त दिन और रात की लंबाई में अंतर है। एक चंद्र दिन लगभग 29.5 पृथ्वी दिनों का होता है। इतना चंद्र का दिन होता है, जिसके कारण एक ही भाग लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश में रहेगा तो गर्म हो जाएगा ना। बहुत लंबे समय तक रह रहा है, 29 दिन तक सूर्य का प्रकाश वहाँ पर दिख रहा है। सतह की विशेषताएं। चंद्रमा की सतह में उच्च तापीय चालकता नहीं, जैसे तापमान में जल्दी बदलाव होता है। इन कारणों से चंद्रमा का तापमान इतना वेरी करता है। समुद्र तट के निकट लोग पतंग उड़ाना क्यों पसंद करते हैं? समुद्र समीर के कारण ठंडी हवा मिलती है। मथुरा रिफाइनरी ताजमहल के लिए क्यों एक समस्या बनी हुई है? मथुरा रिफाइनरी है ताजमहल के लिए समस्या है, क्योंकि रिफाइनरी से सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो वायुमंडल में जा रही है, जहरीली गैस है, और वर्षा के साथ सल्फर डाइऑक्साइड वापस आ रही है और वर्षा के रूप में वो अम्लीय वर्षा है सीधी ताजमहल पर हो जाती है, क्योंकि इसके निकट ही है मथुरा रिफाइनरी। सो ताजमहल है अम्लीय वर्षा के कारण है वो एक तरीके से क्षय हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है। दिल्ली में लाइकेन क्यों नहीं मिलती, जबकि मनाली और दार्जिलिंग में आमतौर पर उगते हैं? लाइकेन लाइकेन आपको बता दूं एक पर्यावरण सूचक का काम करता है। लाइकेन ये बताता है कि पर्यावरण में कितना प्रदूषण है। जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण हुआ ना वहाँ पर लाइकेन उगेगा ही नहीं। तो दिल्ली में नहीं उग रहा मतलब पर्यावरण का प्रदूषण ज़्यादा है, और मनाली दार्जिलिंग में इतना नहीं है। तो लाइकेन उन इलाकों में उगते हैं जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण बहुत कम हो। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण ज़्यादा होने से वहाँ पर लाइकेन उगेगा भी नहीं। ध्यान रखना, लाइकेन एक संकेतक है, जैव सूचक है, संकेतक है, ये बताता है पर्यावरण को, प्रदूषण को। जल संरक्षण की आवश्यकता क्या क्यों है? हालांकि आपको पता होगा 75% भूभाग पर जल है, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि जल को संरक्षित कीजिएगा, इसको फिजूल में खर्च मत कीजिएगा। तो जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो पीने योग्य जल है ना वो 75 में से केवल आप देखेंगे 75% टोटल जल है, उनमें से 3% जल पीने योग्य और 97% जल है वो पीने योग्य नहीं है, इसलिए आवश्यकता है। एक तालाब में मछलियां बड़ी संख्या में मरी पाई गई है, इसका क्या कारण हो सकता है? मछलियों के मरने का कारण है तालाब में ऑक्सीजन की कमी का कारण, तालाब में तापमान परिवर्तित हो गया, या फिर वहाँ पर कोई जहरीला पारा है वो मिल गया है, या कोई प्रदूषक है जो मछलियों के गलफड़े में जो शोषण करते हैं उनको गलफड़ों को अवरुद्ध कर दिया है। लाइकेन वनस्पतिहीन चट्टानों पर सबसे पहले आने वाले जीव कहलाते हैं। ये मृदा बनाने में किस तरह सहायक है? तो लाइकेन क्या करते हैं, चट्टानों से खनिज निकालते हैं, एक तरीके से एक रासायनिक पदार्थ छोड़ते हैं
वो रासायनिक पदार्थ हैं उन मिट्टी को कन्वर्ट कर देता है चट्टान से, ठीक है। नेक्स्ट है मृदा जल से बनती है। यदि आप इस कथन से सहमत है तो कारण बताइए। बिल्कुल, मृदा जल से कैसे बनती है? तो पानी लंबी अवधि में चट्टानों के घिसने के कारण है और चट्टानों को घिसा देता है पानी। इससे चट्टान अन्य चट्टानों से रगड़कर छोटी हो जाती है। छोटी टुकड़े कण जो नीचे की ओर ले जाते हैं, पानी नीचे की ओर उन टुकड़ों को ले जाता है और वही छोटे छोटे टुकड़े हैं वो फिर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहाड़ों पर सोपानी कृषि आमतौर पर क्यों की जाती है? पहाड़ों पर स्टेप फार्मिंग क्यों की जाती है? ढलान में जल धाराओं के माध्यम से मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। मिट्टी का कटाव रोकना है तो वहाँ पर खेती कर देंगे ताकि पानी से मिट्टी का कटाव न रुके। जड़ों में पाई जाने वाली मूल ग्रंथिकाएं पौधों के लिए क्यों लाभदायक होती है? तो वो जो मूल ग्रंथिकाएं हैं जड़ों में पाई जाती हैं उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी डायरेक्टली नाइट्रोजन पेड़ पौधे नहीं ले सकते, उनको स्थिर करके लेते हैं, तो ये सहायक होती है मूल ग्रंथिकाएं। तो ये सवाल यहाँ से कंप्लीट हुआ। लेकिन कुछ इस एनसीईआरटी के चैप्टर से इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गए हैं जिनको यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ, ये देखिएगा और फिर पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर है। पृथ्वी के संगठक, पृथ्वी में क्या होता है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को आप कहते हो स्थलमंडल। जो सतह पर आप रहते हो ना वो एक तरीके से स्थल मंडल है। इसके अतिरिक्त कुछ नीचे तक भी ये स्थल मंडल है। स्थल मंडल जिसे आप लिथोस्फीयर बोलेंगे, पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत है। और उसके बाद एक और मंडल आता है जिसे आप दुर्बलता मंडल कहते हैं जो पृथ्वी के नीचे की ओर रहता है, यानी स्थल मंडल के नीचे पृथ्वी की पिघली हुई जो परत है ना वो आपका है एस्थेनोस्फीयर। स्थल मंडल में क्या आता है? तो पृथ्वी की कठोर बाहरी परत आ जाएगी और जो आप क्रस्ट बोलते हो पृथ्वी की ऊपरी परत, ये क्रस्ट है। और क्रस्ट के नीचे आपको मेंटल देखने को मिलता है। इस प्रकार जो पृथ्वी की लेयर रहती है जब नीचे आएंगी पृथ्वी में तो ये ऊपर क्रस्ट है और फिर यहाँ पर मेंटल स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रस्ट, मेंटल और नीचे कोर है। तो क्रस्ट और मेंटल, मेंटल का भी ऊपरी भाग, ठीक है, केवल ऊपरी भाग, ये आपका स्थल मंडल बनाता है। उसके बाद एस्थेनोस्फीयर आ जाता है। तो लिथोस्फीयर या स्थल मंडल है ये टेक्टोनिक प्लेटों में टूट गया है जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये प्लेटें चलती है। स्थल मंडल लगभग 100 किलोमीटर मोटा है। इसकी मोटाई इस बात पर निर्भर है कि ये समुद्र के नीचे या जमीन पर है। अब बात करते हैं कुछ डिसकंटिन्यूटी हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आते हैं। एक जो मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी जिसे आप मोहो बोलते हैं, ये किन के बीच की सीमा है? तो मोहो पृथ्वी की जो ऊपरी परत क्रस्ट है और बीच की परत है मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा, जो ये लेयर आपकी क्रस्ट है उसके बाद मेंटल है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है। तो ये बीच की जो कुछ सीमा रहेगी ना ये वाली, इसे ही आप मोहो बोलते हो, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। एक दोस्तों गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी भी है। तो ये मेंटल और बाहरी कोर के बीच है। ये मेंटल नीचे और बाहरी कोर, मेंटल और ये मेंटल साइड में और बाहरी आउटर जो कोर है उनके बीच है। यहाँ पर मेंटल है वो ठोस फॉर्मेट में और बाहरी कोर तरल के बीच में संक्रमण होता है। सिडविक डिसकंटिन्यूटी आंतरिक कोर और पृथ्वी के अन्य परतों के बीच रहती है, सिडविक डिसकंटिन्यूटी। अब जब जल मंडल की बात करें तो आपको ऑलरेडी बताया है 75% भाग पर जल है जिसमें भूमिगत जल भी, ग्राउंड वाटर भी इंक्लूड है। एक जीव मंडल भी इसका भाग है पृथ्वी का। जीव मंडल में जितने भी सजीव घटक हैं, जीव मंडल के जैविक घटक होते हैं। वायु और जल और मृदा जीव मंडल के निर्जीव घटक है। तो जीव मंडल में जितने भी सजीव हैं, पेड़ पौधे हैं वो, और वायु जल मृदा ये निर्जीव घटक, ये सभी मिलकर बनाते हैं जीव मंडल। आपको बता दूं शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रह पर कोई जीवन नहीं है क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल का मुख्य घटक वहां पर CO2 है और CO2 बिल्कुल हानिकारक है। वास्तव में शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 97% तक CO2 है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप अपने वायुमंडल की बात करेंगे पृथ्वी के, तो उसमें नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन, ऑर्गन 0.9% है। उसके बाद CO2 अभी लगभग 0.04% है। CO2 का निर्माण और खपत कैसे होती है, ये कुछ निर्माण की बात करें CO2 कैसे बनता है, तो जो यूकैरियोटिक अपन है, यूकैरियोटिक पेड़ पौधे यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। अपन को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज अणु हैं जो फोटोसिंथेसिस से पेड़ पौधों ने बनाया है, वो अपन ने ग्रहण कर दिया मान लेते हैं, तो उसको तोड़ना है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन यदि साइटोप्लाज्म में हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर हो जाए, तो अपन को CO2 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड प्रक्रिया
इसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है दहन की क्रिया है। और CO2 दहन के माध्यम से कोई चीज़ जल रही है, कार्बन है, इसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो वहां पर CO2 बन जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर रहती है। स्थिर कैसे रहती है? हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं तथा बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। तो ये कवच स्थिर रूप में काम आ रहा है, ग्लूकोज में ये कन्वर्ट हो जाएगी तो ये स्थिर हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। वायु ऊष्मा की क्या है? कुचालक है। ठीक है। पृथ्वी पर तापमान किसके कारण नियंत्रित होता है? वायुमंडल के कारण नियंत्रित होता है। ये सारी चीजें आपने देखी है। चंद्रमा पर नियंत्रित नहीं है तापमान, तो वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। सो यहाँ पर माइनस में बहुत ज्यादा और प्लस में भी बहुत ज्यादा ठंडी और गर्मी रहती है। जल की अपेक्षा स्थिर जल्दी गर्म क्यों होता है? समुद्र समीर, थल समीर ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं। वर्षा पानी के जल वाष्प के रूप में वाष्पीकरण और फिर संघनन के द्वारा वर्षा होती है जो अपनी वर्षण करके था। ठीक है। अम्लीय वर्षा की बात करें कैसे होती है, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड है ना, उन्हीं के कारण अम्लीय वर्षा होती है। और पर्यावरण के लिए संकेतक का काम लाइकेन करता है, पर्यावरण प्रदूषण को बताता है। यानी लाइकेन नहीं हुआ तो वहां पर पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी 3% है, ये आपको बता चुके हैं। जिसमें सबसे शुद्ध जल कहाँ पर देखने को मिलता है? शुद्ध जल देखने को मिलता है ध्रुवों पर और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों पर। यूट्रोफिकेशन, यदि जल में बहुत ज्यादा पोषक तत्व आ गए तो जल में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व भी यानी अति खराब होते हैं, तो यहाँ पर अति देखने को मिलती है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अधिकता यूट्रोफिकेशन के रूप में। जल प्रदूषण के कारक की बात करें तो ये जल प्रदूषण में जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थ आप मिला देते हो, पीड़कनाशी उर्वरक है, या फिर जो पदार्थ होना चाहिए ऑक्सीजन वगैरह है वो कम हो जाती है, तापमान बदल जाता है। ये 3 प्रमुख कारक है जल प्रदूषण की। मृदा बनाने वाले कारक में जैविक और अजैविक, अजैविक में लाइकेन मॉस है, जैविक में सूर्य, जलवायु, ये चीज़ें बता चुके हैं। ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस एक तरीके से सड़े गले हुए जीवों के टुकड़े हैं जो मिट्टी में मिल गए हैं, वो आपकी ह्यूमस है। ऊपरी मृदा क्या है? तो मिट्टी के सबसे ऊपर की लेयर है वो ही ऊपरी मृदा है, जिसमें ह्यूमस होते हैं, जिसमें सजीव होते हैं, जिसमें मिट्टी के कण होते हैं। जलीय चक्र आपको बता दिया है। नाइट्रोजन चक्र की बात करें, ये अभी तक नहीं क्लियर हुआ है तो आपको बता दूं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन डायरेक्टली पेड़ पौधे काम में नहीं लेते, उनका यौगिक बनाते हैं। तो वो कैसे काम में लेंगे? तो वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जैसे दूसरे आवश्यक अणु में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने में काम आते हैं बैक्टीरिया, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो फली वाले पौधों में पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स में भौतिक क्रियाओं के द्वारा बदलते हैं। और कैसे स्थिरीकरण होता है नाइट्रोजन का? तो बिजली चमकने के समय भी ये देखने को मिलता है कि वायु में पैदा हुआ उच्च ताप, बिजली चमकी, तापमान बढ़ा और दाब बढ़ा तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ये कन्वर्ट कर देता है। ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक और नाइट्रेट अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ भूमि की सतह पर गिर जाते हैं, तब इसका उपयोग विभिन्न जीव रूपी कर सकते हैं। तो बिजली चमकने के साथ भी स्थिरीकरण हो सकता है, ये पॉइंट भी आपको देखने को मिला। सामान्यतः पौधे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे किसको करते हैं? नाइट्रोजन में नाइट्रेट या नाइट्राइट को करते हैं और फिर उन्हें एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो कुछ जीवाणु हैं जो एक तरीके से नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। और आगे फिर ये चक्कर कैसे चलता है? जब जंतु या पेड़ पौधे हैं नाइट्रोजन को काम में ले लिया है, जीवाणुओं के द्वारा जंतुओं ने और पेड़ पौधे को यौगिक के रूप में काम में ले लिया, तो मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया जब ये मर जाएंगे, जंतु पेड़ पौधे उसके अंदर नाइट्रोजन चली गई, अब मर गए ये जीव जंतु, तो मिट्टी में ऑलरेडी बैक्टीरिया है जो अपघटन का काम करेंगी। तो उन नाइट्रोजन को कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को फिर वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किस प्रकार वायुमंडल में पहले नाइट्रोजन थी और फिर कुछ ऐसे जीव जंतु या बिजली चमकने के कारण वो नाइट्रोजन का यौगिक काम में आ गया, पेड़ पौधों ने उसको ग्रहण किया। अब जब पेड़ पौधे या जीव जंतु नष्ट हो गए तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया ऑलरेडी भूमि में है, पृथ्वी में है, जो उन नाइट्रोजन के यौगिक को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये नाइट्रोजन फिर वायुमंडल में आ जाएगी। तो ये एक तरीके से नाइट्रोजन का साइकिल चलता है, जो ऊपर आप ऐसे समझ सकते हो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उसका स्थिरीकरण हुआ तो नाइट्रोजन का यौगिक बना जो पेड़ पौधों में काम आया। अब ये यौगिक आगे फिर आप देखेंगे कुछ प्रक्रिया ऐसे होती है, हरे पेड़ पौधों को जीव जंतु ने खाया तो उनके पास भी आ गई है, और फिर जीव जंतु है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, हरे पेड़ पौधों से भी वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर वायुमंडल में जो डायरेक्टली नाइट्रोजन है
ये आप देखेंगे नाइट्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोफिकेशन होगा और वायुमंडलीय और औद्योगिक स्थिरीकरण होकर नाइट्रोफिकेशन से नाइट्रेट्स बनेगा, फिर डीनाइट्रिफिकेशन से वापस पुनः वायुमंडल में आ जाएगी। ये प्रक्रम यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्राइट्स है, नाइट्रेट्स हैं, पुनः इसका डीनाइट्रिफिकेशन हुआ और वायुमंडल में आ गई है। ये साइकिल ऐसे चलता है जो आपको अभी क्लियर हुआ है। कार्बन चक्कर, कार्बन कैसे वायुमंडल में प्रवेश करके वापस वायुमंडल में आ जाता है, तो वायुमंडल से एक तरीके से स्थिर बना रहता है कार्बन। तो कार्बन चक्कर आपको बताया है वीडियो में, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उपयोग की जाती है और ये CO2 कन्वर्ट हो जाती है प्रकाश संश्लेषण में। जो ग्लूकोज का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट, शुगर का निर्माण होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को जब शाकाहारी जीव जंतु खाते हैं और वो शाकाहारी जीव जंतु में श्वसन होता है, उस केस में वो पुनः CO2 फॉर्मेट में वातावरण में लौट जाती है कार्बन। तो ये पूरी प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन है, उनको पेड़ पौधों ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कन्वर्ट कर दिया है ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट में। वो कार्बोहाइड्रेट मान लेते हैं जीव जंतुओं ने खा लिया है और जीव जंतु पुनः श्वसन करेंगे, उस केस में वापस वायुमंडल में ये CO2 आ जाएगी, क्योंकि श्वसन की क्रिया में क्या होता है, CO2 छोड़ी जाती है, O2 की रिएक्शन होती है। सल्फर का प्रवेश, जैसे पूरा चक्कर चलता है, सल्फर कैसे प्रवेश करता है, तो सल्फर मिट्टी और जल में सल्फेट के रूप में पाया जाता है। पौधे सल्फेट को अवशोषित कर अमीनो एसिड और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, फिर खाद्य श्रृंखला में ये प्रवेश करता है और फिर खाद्य श्रृंखला से वापस सल्फर मिट्टी में लौटता है और सूक्ष्म जीव इसे सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। फास्फोरस का प्रवेश भी इसी टाइप से आप देखेंगे, फास्फोरस चट्टानों के विघटन से मिट्टी में आता है। मिट्टी में फास्फोरस कहाँ से आता है, चट्टानों से आता है। ये पोषक पौधे इसे फॉस्फेट के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ये पौधों के द्वारा खाद्य श्रृंखला में फिर चला जाएगा, पेड़ पौधों को जीव जंतु खाएंगे। यहाँ से ये DNA, RNA और ATP का हिस्सा बनता है। अपघटन के बाद ये फास्फोरस फिर मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है, और मिट्टी से ही तो फास्फोरस आया है। हाइड्रोजन का प्रवेश कैसे होगा, जल और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हाइड्रोजन मुख्य रूप से H2 के रूप में उपलब्ध है, जिसे पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया। हाइड्रोजन पेड़ पौधों ने अवशोषित कर दिया, फिर पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हाइड्रोजन जैव रासायनिक प्रक्रिया में शामिल होगा और जैविक अणुओं का एक प्रमुख हिस्सा बन जाएगा। ऑक्सीजन का प्रवेश है, ऑक्सीजन साइकिल की बात करें तो ऑक्सीजन वायुमंडल में O2 फॉर्मेट में है। शोषण के द्वारा हम जीव इसे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रिया में होता है, एक तो शोषण में होता है, दूसरा दहन में होता है, तीसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं ऑक्सीजन से। ये 3 ध्यान रखना है। पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, वहां से ऑक्सीजन जो बनी वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। ऑक्सीजन के लिए सभी जीवों के लिए आवश्यक है। कोशिकीय शोषण में माइटोकॉन्ड्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन आप देखेंगे वायुमंडल में ये ऑक्सीजन है। अब वायुमंडल में ऑक्सीजन है, इसको शोषण में काम लेंगे, ठीक है। शोषण में आपको पता होगा, जब फोटोसिंथेसिस हुआ वहाँ पर ये आपका मॉलिक्यूल्स कार्बनिक अणु बना, वो शोषण में O2 से रिएक्शंस करके CO2 बन गया और CO2 फिर फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 काम में लेते हैं पेड़ पौधे, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस फ्री की जाती। तो यहाँ से दोबारा ये साइकिल में ऑक्सीजन गैस फ्री हो गई और कार्बनिक अणु का फिर विघटन, ये पूरा अंदर से एक साइकिल चलेगा। दूसरा यहाँ पर वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है शोषण में काम आई और उस दौरान जल का अणु बनता है और ये जल फिर पुनः प्रकाश संश्लेषण में काम आता है और प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन वायुमंडल में आ जाती। ये साइकिल ध्यान रखना है, ऑक्सीजन चक्कर। ग्रीन हाउस गैस आपको बता दिया है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, यानी पृथ्वी के वातावरण में कुछ ऐसी गैसें हैं जो प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करती हैं। गर्मी को अवशोषित करेगी तो पृथ्वी की सतह गर्म हो जाएगी। तो ऐसी गैसें कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ओजोन लेयर के बारे में ऑलरेडी आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता दिया है। तो ये पूरा वीडियो है जिसमें अपन ने डिस्कस किया ऐसा एक सीक्रेट टॉपिक जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा। एग्जाम में सवाल आते हैं लेकिन कैंडिडेट देखते नहीं है। बहुविकल्पी 30% आपने NCERT एग्जाम पर के देखे, लास्ट में कुछ फैक्ट देखे टेक्स्ट बुक के जो NCERT के हैं, और लघु 16% में आपने जाना कंसेप्ट अपना। और कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस टाइप से पूरा आपका चैप्टर NCERT को कवर करने के लिए ये सीरीज से जोड़ने हेतु चैनल को सब्सक्राइब कर देना। toptrendinggk.in वेबसाइट, इस पे अभी जो पूरा लेटेस्ट TCS ने 2023 में SSC के जितने भी एग्जाम्स लिए हैं उनका सामान्य ज्ञान में 5400 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर तैयार किया गया है वन लाइनर में। बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इसमें साइंस के भी 608 क्वेश्चन, 629 क्वेश्चन हैं। तो ये बाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधी लिंक दे दूंगा, वहाँ से पेमेंट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट में डाउनलोड हो जाएगी। कभी भी पुनः भी आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। कोई डाउट है तो वहाँ पर मेल ID दे रखी है, कांटेक्ट कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।